हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी टेट हिंदी की क्लास जो हम चलाते हैं, यहाँ पर आपकी अभ्यास सीरीज जो हमारी चल रही है यूपी टेट के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए हमारी अभ्यास सीरीज चल रही है। उसी श्रृंखला में हमारी ये आज की नेक्स्ट क्लास है। तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सभी को हम आपके साथ यहाँ पर अभ्यास सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो उस चलिए क्लास को शुरू करने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? जो ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हैं, ये किसके प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए संधि, बी व्यंजन, सी स्वर या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो होते हैं ये स्वर के प्रकार होते हैं। ये आपके स्वर के प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये आपके तीनों के तीनों स्वर के प्रकार होते हैं। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। मतलब कि जो एक मात्रिक होते हैं, कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं एक मात्रा वाले जो आपके स्वर होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में आपके जो ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है, द्विमात्रिक बोल सकते हैं आप, वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आपका जो प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर में आपका जो दीर्घ स्वर है उनसे भी ज्यादा समय लगता है। आपका वहां पर त्रिमात्रिक होते हैं। ये आपका प्लुत स्वर होता है हिंदी में ओम, जो आप ओम लिखते हो ना, ये ओम जो होता है ये आपका प्लुत स्वर होता कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। ये तीनों के तीनों स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो ये घ है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु या डी दंत। तो देखिए पहले सबसे पहले आप ये देखिए जो घ वर्ण दिया है ये कौन से वर्ग से है। आपके 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प, ये आपके 5 वर्ग होते हैं। इनमें कौन से वर्ग से है? ये आपका क वर्ग से है। ये आपका घ जो है ये क वर्ग से है। आपका क ख ग घ न, है ना। तो जो क वर्ग होता है, अब क वर्ग देखिए आपका क वर्ग कैसा होता है? आपका क वर्ग होता है आपका कंठ वर्ग। मतलब कि आपको क वर्ग के जो भी वर्ण, पांचों के पांचों वर्ण होते हैं, उनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इसलिए क वर्ग को कंठ वर्ण भी कहा, कंठ वर्ग भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो घ का उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ से होगा। बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है। कौन सी सही लिखी हुई है? बिल्कुल ऑप्शन ए भागीरथी, भगीरथी, बी भागीरथी, सी भगीरथी या डी भागीरथी। तो देखिए दोस्तों, जो वर्तनी वाले शब्द होते हैं इनमें जरा सी बहुत ही ऐसी मिस्टेक होती हैं जो आपको पहचानने में जल्दबाजी कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको बड़े ही ध्यान से देखना है, मात्राओं का हेरफेर होता है जरा सा इसमें। तो देखिए इसमें बिल्कुल सही वर्तनी आपकी ऑप्शन बी में भागीरथी। भागीरथी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, भागीरथी। ये बिल्कुल आपकी शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन बी है भागीरथी। गंगा को कहा जाता है, सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महेश्वरीय में कौन सी संधि है? अब जो महेश्वरीय शब्द है इसमें संधि कौन सी है? ऑप्शन ए वृद्धि संधि, बी यण संधि, सी दीर्घ संधि या डी गुण संधि। तो साथियों देखिए संधि को पहचानने की ट्रिक, इस ट्रिक की मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। शॉर्ट वीडियो है आपकी, मात्र 5 से 10 मिनट की वीडियो है। आप देख लीजिएगा जाके चैनल पर, बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप आराम से शब्द देख के बता सकते हैं इसमें कौन सी संधि होगी। अब देखिए यहाँ पर महेश्वरीय, इसमें मात्राएं हैं 2, डबल मात्रा। जहां पर भी आपकी डबल मात्रा आ जाती है वहां पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि, है ना। डबल मात्रा मतलब वृद्धि संधि। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, इसमें वृद्धि संधि है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निर्विवाद में समास है। अब जो निर्विवाद शब्द है इसमें आपको समास बताना है। कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी अव्ययभाव समास, सी तत्पुरुष समास या डी द्विगु समास। तो दोस्तों देखिए जो निर्विवाद शब्द है ये शब्द, इसको तोड़िए इस शब्द को, ये बनेगा आपका ये निर प्लस विवाद, ये आपका निर्विवाद शब्द हो गया, है ना। आपका इसमें निर है आपका उपसर्ग, निरुपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पर। और जहां पर भी आपका उपसर्ग लगा मिल जाए वहां पर आपका कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। देखिए समास की भी ट्रिक मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाली हुई है, वो भी आप
चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत शानदार ट्रिक है। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। जो तद्भव शब्द होता है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए कपूर, बी पक्ष, सी मयूर या डी मानसिक। तो देखिए यहाँ पर आपका जो तद्भव शब्द है वो है कपूर। जो कपूर शब्द है यहाँ पर ये तद्भव है, इसका आपका तत्सम होता है कर्पूर, है ना। ये कर्पूर आपका इसका तत्सम हो जाता है। ये कपूर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए में कपूर तद्भव शब्द है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है? जो सुकर्म मतलब अच्छे कर्म, सुकर्म अच्छे कर्म, उसका विलोम बताना आपको। ऑप्शन ए निष्कर्म निष्कर्ष, बी कुकर्म, सी सैकर्म या डी सुपथ। अब देखिए सुकर्म मतलब अच्छे कर्म, और अच्छे कर्म का जो विलोम होगा, विलोम क्या होगा? बुरे कर्म। भाई कोई अच्छा कर्म काम कर रहा है तो कोई बुरा कर रहा है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, तो बुरे कर्म को यहाँ पर कौन सा शब्द दिया गया है? कुकर्म, यानी कि बुरे कर्म। कुकर्म यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? यानी कि हिंसा का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए अहिंसा, बी क्रांति, सी प्रतिक्रांति या डी अशांति। अब देखिए हिंसा शब्द जो है इसका विलोम, इसका अर्थ क्या होता है? हिंसा का क्या अर्थ होता है? मारकाट, ये युद्ध वगैरह, ये सभी हिंसा होती है। और हिंसा का विलोम क्या होगा? जो बिल्कुल शांति प्रिय है, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, शांति से बातचीत करना, वो होगी आपकी अहिंसा। बिल्कुल ऑप्शन ए में है अहिंसा। हिंसा का विलोम हो जाएगा आपका अहिंसा। गांधी जी अहिंसावादी थे, गांधी जी ने अहिंसा का बहुत प्रचार किया है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा शब्द, क्वेश्चन 9, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जो ब्रह्मा है, हमारे भगवान ब्रह्मा है, उनका पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए कमलासन, बी चतुरानन, सी चतुर्मुख या डी चतुर्भुज। तो देखिए दोस्तों जो कमलासन है शब्द, ये कमलासन भी ब्रह्मा जी को कहा जाता है, कमल के आसन पर विराजमान। चतुरानन आपके चतुर्मुख होते हैं, मतलब 4 मुख वाले। चतुरानन, आनंद मुख को ही तो बोलते हैं, ऐसे ही चतुर्मुख ये भी आपका ब्रह्मा जी को कहा जाता है। लेकिन जो चतुर्भुज शब्द है, जो चतुर्भुज है, ये आपका ब्रह्मा जी को नहीं कहा जाता है, ये आपका भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, भगवान विष्णु को कहा जाता है चतुर्भुज। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कम खर्च करता है, ये वाक्यांश जो है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कंजूस, बी लोभी, सी मितव्ययी या डी मक्खी चूस। तो देखिए जो कम खर्च करता है उसको एक शब्द में बोलते हैं मितव्ययी, यानी कि कम खर्च करने वाला। ऑप्शन बिल्कुल बी सी सही होगा यहाँ पर, मितव्ययी, मितव्ययी बोला जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? जो तुरंग है ये किसका समानार्थी है? ऑप्शन ए बिजली, बी लहर, सी सरिता या डी घोड़ा। तो देखिए तुरंग जो होता है वो होता है घोड़े का पर्यायवाची। जो घोड़े का पर्यायवाची तुरंग होता है, तुरंग, घोटक, है, घोड़ा, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची समानार्थी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अरण्य का अर्थ है, जो अरण्य शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कानन, बी सर्प, सी युवा अवस्था या डी पृथ्वी। ये अरण्य ये वाला है, आपको अगर नहीं समझ आ रहा हो अरण्य, ठीक है फ्रेंड्स। अब अरण्य का अर्थ होगा, ये होगा कानन। अरण्य का अर्थ एक तरह से वन होता है, वन को अरण्य बोला जाता है और कानन भी वन को ही बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। यानी कि किसी अंधे को दीपक दिखाना जो मुहावरा बोला जाता है उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अंधे को रास्ता रोशन करना, बी ना समझ को उपदेश देना, सी ना समझ को रोशनी देना या डी अंधे की सहायता करना। तो देखिए दोस्तों अंधे को दीपक दिखाना मतलब कि ना समझ को उपदेश देना, ऑप्शन बी में है ना समझ को
उपदेश देना। अब जैसे ये कहावत है, मान लीजिए कोई ना समझ व्यक्ति है, मतलब समझना ही नहीं चाहता, हम उसको उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो आपका बोला जाएगा कि अंधे को दीपक दिखा रहे हैं। यानी कि अंधे को दीपक दिखाना क्या, जब वो उसको समझ ही नहीं पा रहा, अंधा व्यक्ति दीपक देख ही नहीं सकता, तो उस दीपक दिखाने से भी क्या फायदा। ऐसे ही जो ना समझ व्यक्ति है, जो उपदेश को समझ नहीं पा रहा, सीख ही नहीं पा रहा, तो उसको उपदेश देने से भी क्या फायदा, है ना। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अंडे का शहजादा का अर्थ है, अंडे का शहजादा इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए कमजोर व्यक्ति, बी चालाक व्यक्ति, सी अनुभवी व्यक्ति, या डी अनुभवहीन व्यक्ति। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अंडे का शहजादा जो होता है उसका अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। यानी कि किसी को किसी क्षेत्र विशेष का कोई अनुभव नहीं है, वो अनुभवहीन व्यक्ति है, तो उसको बोला जाएगा कि भाई वो अंडे का शहजादा है, उसे इस क्षेत्र का कोई भी अनुभव नहीं है। अनुभवहीन व्यक्ति बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन डी में है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, जो प्रयागराज शब्द है यहाँ पर, ये संज्ञा की दृष्टि से कैसा, कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी द्रव्यवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, या डी भाववाचक संज्ञा। तो साथियों देखिए प्रयागराज शब्द जो है, प्रयागराज शब्द केवल एक ही है, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान, किसी एक ही स्थान है, ये कोई दूसरा प्रयागराज नहीं है, एक ही आपका शहर है प्रयागराज, केवल एक ही स्थान को प्रदर्शित करता है प्रयागराज शब्द। तो यहाँ पर ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रयागराज शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, आपको पुल्लिंग शब्द छांटना है। ऑप्शन ए रचना, बी प्रार्थना, सी पत्र, या डी आज्ञा। अब देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने को जब भी आए आपको, मैं हमेशा बताता हूं आपको, ये शानदार सी ट्रिक है, एक आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। देखिए जो भी आपको वाक्य दिए, शब्द दिए होते हैं ऑप्शंस में, उनका शब्दों का आप वाक्य प्रयोग करके देखिए, अपने आप पता लगेगा आपको स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है या पुल्लिंग का। अगर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है तो स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग का बोध हो रहा है तो वो पुल्लिंग शब्द है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, 2-4 ही होते हैं अपवाद, 99% आपका आंसर बिल्कुल सही जाता है, 1% आपके अपवाद होते हैं, वो अलग बात हो जाती है। देखिए तो आप पहला आपका ऑप्शन है यहाँ पर रचना, कि उसकी रचना की गई, पुस्तक की रचना कर दी गई, है ना। तो रचना कर दी गई, किस चीज का बोध हो रहा है आपका, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। प्रार्थना, कि मैंने उससे बहुत प्रार्थना की प्रार्थना की, यहाँ पर भी आपका स्त्रीलिंग का बोध हुआ। आपका ऑप्शन डी है आज्ञा, कि उसको मैंने आज्ञा दे दी, उसको बाहर जाने की आज्ञा दे दी, उसको छुट्टी मिल गई या उसको घर जाने की आज्ञा मिल गई, तो यहाँ पर भी आपका आज्ञा मिल गई, पुल्लिंग का बोध हुआ। लेकिन जो ऑप्शन सी है पत्र, सॉरी आज्ञा मिल गई, आज्ञा में तो आपका स्त्रीलिंग का बोध हुआ, लेकिन जो पत्र शब्द है, पत्र, मैंने उसको पत्र लिखा, मैंने उसके पत्र पढ़ा, तो पत्र पढ़ा आपका किस चीज का बोध हुआ, पुल्लिंग का, पढ़ा। ऐसे तो नहीं बोल रहे कि पत्र पढ़ी, ऐसे थोड़ी बोला जाता है, पत्र पढ़ा, तो आपका पुल्लिंग का बोध हुआ। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी सही जवाब है, पत्र यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। यानी कि जो साधु यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु एक वचन में हुआ है, द्विवचन में हुआ है, बहुवचन में हुआ है, ये आपको निर्धारित करना है। ऑप्शन ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वाक्य को ढंग से ध्यान से पढ़िए, वाक्य क्या है, साधु आ रहे हैं, ऐसा नहीं है साधु आ रहा है, ऐसा नहीं लिखा, यहाँ लिखा है साधु आ रहे हैं, आ रहे हैं। आपको किस चीज का बोध हुआ, बहुत सारे साधु हैं भाई तभी तो आ रहे हैं बोला है, वरना एक होता तो साधु आ रहा है ऐसा बोला जाता, साधु आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुवचन का के रूप में प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ये साधु शब्द, साधु आपका यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर बहुवचन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है, छत से जो ईंट गिर गई उस वाक्य में कौन सा कारक होगा। ऑप्शन ए अपादान, बी संबंध, सी अधिकरण, या डी संप्रदान। अब देखिए कारक के लिए आपको विभक्ति, आपको कारक चिन्ह पता होना चाहिए, कौन से उसमें कौन से चिन्ह होते हैं कारक में, तो आपको ये पता होगा तभी आप ये आपका आंसर कर पाएंगे। देखिए अब इसमें आपको देखिए कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में, छत से ईंट गिरी, कौन सा कारक चिन्ह है, से, छत से ईंट गिरी।
अब छत से ईंट गिरेगी तो छत से बिल्कुल अलग हो गई भाई, छत से गिर गई, वो छत ऊपर रह गई, ईंट नीचे आ गई, छत अलग ईंट अलग, अलगाव का बोध हो गया। से के द्वारा जहां अलगाव का बोध होता है वहां कौन सा कारक होता है आपका? अपादान कारक। ऑप्शन ए में होगा अपादान कारक। से के द्वारा जहां पर भी अलगाव का बोध होता है, अलगाव का बोध होगा, वहां आपका अपादान कारक होता है। ठीक है साथियों, अपादान कारक ऑप्शन आपका ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में भी कौन सा विशेषण होगा आपका? ऑप्शन ए महसूस, बी लोगों, सी लाखों, या डी इसे। अब देखिए विशेषण क्या होता है? किसी चीज की विशेषता जो बताता है शब्द, वो विशेषण होता है। अब यहाँ पर किसकी विशेषता कौन बता रहा है ये आपको देखना है। और आपका वाक्य है लाखों लोगों ने महसूस किया, यहाँ पर लोग आपकी संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या वह है? लोग कितने हैं? लाखों। लोग कैसे हैं? लाखों, मतलब कि लोगों की विशेषता लाखों शब्द बता रहा है, तो लाखों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। जबकि लोगों विशेष से हो जाएगा, क्योंकि लोगों की विशेषता बता रहा है लाखों, तो आपका लाखों यहाँ पर आपका विशेषण शब्द है। ऑप्शन बिल्कुल सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? यानी भाववाच्य कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन ए आम खाया जाता है, बी मैंने पुस्तक पढ़ी, सी पुस्तक पढ़ी जाती है, या डी धूप में चला नहीं जाता। तो देखिए भाववाच्य आपका जहां भी भाव प्रकट होते हैं वहां आपका भाववाच्य होगा। भाववाच्य में मोस्टली आपका ऐसे ही होता है कि मुझसे चला नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, ये सब आते हैं भाववाच्य में, भाव प्रकट होते हैं। उसमें भाव प्रकट हुआ कि धूप में चला नहीं जाता। अभी इसमें कर्ता वर्ता नहीं है कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा, क्या कर हो रहा है, इसमें कर्ता नहीं है। धूप में चला नहीं जाता, भाव प्रकट हुआ कि धूप में चला नहीं जाता, एक भाव है। ऑप्शन बिल्कुल डी सही है। अब देखिए और ऑप्शंस में देखिए, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है आपका इसमें क्या होगा? किसके द्वारा खाया जा रहा है? आम खाया जाता है, कर्म हो रहा है। क्या कर्म हो रहा है? तो ये कर्म कारक होगा, कर्म वाच्य होगा। मैंने पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ी? मैंने पढ़ी, ये कृत वाच्य हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, किसके द्वारा पढ़ी जाती है ये नहीं दर्शाया गया, तो इसमें कर्म है, केवल कर्म की प्रधानता है, कर्म है तो कर्मवाच्य होगा। लेकिन जो डी है आपका धूप में चला नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।